गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम जो है फ्रांसीसी क्रांति के विषय में अब तक पढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न चरणों के में जो है हम घटनाएं पढ़ चुके हैं। तो घटनाएं पढ़ते पढ़ते जो है हमने बात की कि कैसे राजतंत्र का अंत करके जो है फ्रांस में जो साधारण वर्ग था उसने सत्ता हासिल की। एक सभा के रूप में, एक संस्था के रूप में, जिसको राष्ट्रीय सभा कहा गया। राष्ट्रीय सभा ने जो है अपना वर्चस्व बढ़ाते हुए, अपने अधिकारों को और ज्यादा बढ़ाते हुए जो है उसने राष्ट्रीय संविधान सभा का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण किया और उस संविधान में व्यवस्थापिका सभा या विधान सभा के लिए जो है जो नियम शर्तें थी और उनकी चुनाव प्रक्रिया थी। तो उसके बाद व्यवस्थापिका सभा सत्ता में आई। व्यवस्थापिका सभा के बाद नेशनल कन्वेंशन सत्ता में आई और यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन ने अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हर तरह के तरीके अपनाए। राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया और यहाँ पे फ्रांस में जो है गणतंत्र की स्थापना हो गई। गणतंत्र की स्थापना के बाद जो है यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन का जो लिटिल पीरियड था 3 साल का, वो खत्म हो गया और उसके बाद जो है नेशनल कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी सत्ता में आई। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10 साल का जो ये टाइम पीरियड था 1789 से लेकर के 1799, ये टाइम जो है पूरे फ्रांस के लिए ही नहीं, पूरे यूरोप के लिए ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के लिए एक युगांतकारी घटना से परिपूर्ण, घटना से ओतप्रोत समय माना जा सकता है। क्योंकि ये जो 10 साल का टाइम पीरियड था, इसमें फ्रांसीसी लोगों ने विश्व के लोगों को या यूरोप के लोगों को समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के नारे दिए। यहाँ पे उन्होंने राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्रता का संदेश दिया। आजादी से जीना सीखा और जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो पुरजोर मेहनत उन्होंने की, वो एक उदाहरण के रूप में विश्व के अन्य देशों के सामने और यूरोप के अन्य देशों के सामने जो है प्रस्तुत की। एक जो प्रसिद्ध विद्वान है कांट, उन्होंने कहा है जो फ्रांसीसी क्रांति है ये विवेक की क्रांति थी। यानी कि अपने विवेक के मद्देनजर फ्रांसीसी लोगों ने जो है जागृति हासिल की और उस जागृति के तहत वो तर्क करने लग गए और जब वो तर्क करने लग गए तब जो है ये फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई। और ये जो है विभिन्न चरणों में घटित हुई। हालांकि चाहे ये कितने भी चरणों में घटित हुई हो, फिर भी ये अपने लक्ष्यों को पाने में सक्षम रही, सफल रही। तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव की हम बात करेंगे, जिसमें हम विभिन्न जो विश्वव्यापी प्रभाव हैं या यूरोप व्यापी प्रभाव हैं या फ्रांस व्यापी प्रभाव हैं, उन प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने फ्रांस को कैसे प्रभावित किया। तो फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़े फ्रांसीसी क्रांति के, उसमें हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि यूरोप पे क्या प्रभाव पड़े, फ्रांसीसी क्रांति ने जो है यूरोप को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो तीसरा जो है हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर की, कि विश्व को किस प्रकार से जो है फ्रांसीसी क्रांति ने प्रभावित किया, विश्व पर जो है फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव की, तो सबसे पहले हम जो है फ्रांस के प्रभावों को आंकेंगे। फ्रांस के प्रभावों में सबसे पहला जो प्रभाव था, सबसे प्रमुख जो प्रभाव था, वो था राजसत्ता का अंत और गणतंत्र की स्थापना। यहाँ पे फ्रांसीसी लोगों ने राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत कर दिया और गणतंत्र की जो है स्थापना कर दी गई। राजतंत्र का अंत, तो यहाँ पे राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना कर दी गई और अपने अधिकारों को पाने में वो सफल रहे। चाहे हम ये मानते हैं कि स्टेटस जर्नल के अधिवेशन से लेकर के स्टेप बाय स्टेप उनके जो कार्य थे वो चल रहे थे, लेकिन उनका जो मुख्य लक्ष्य था, शुरुआत में जो एक साधारण वर्ग का जो तीसरा सदन कहलाने वाला, सबसे निचला सदन कहलाने वाला साधारण वर्ग के लोगों का जो समूह था, उन्होंने जो है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए
अपने उत्साह वर्धन करके जो है थोड़ी सी हिम्मत जुटा करके अपने आप को जब राष्ट्र सभा घोषित किया, तभी से क्रांति की शुरुआत जो है विद्वान मानते हैं। और उसके बाद जो है उसके लिए उन्होंने कोशिश करते हुए राष्ट्रीय सभा ने जो है संविधान निर्माण किया, और वो संविधान सभा कहलाई या राष्ट्रीय संविधान सभा कहलाई। फिर जो है व्यवस्थापिका सभा के में जो है वो सदस्य जो राष्ट्रीय संविधान सभा ने निर्धारित की थी संख्या, उनके अनुसार जो है कुछ मध्यम वर्ग के युवा लोग जो थे व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के रूप में चुने गए। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किस प्रकार से राज सत्ता से लोग जो निरंकुश राज सत्ता है उससे जो फ्रांसीसी जनता है कैसे निजात दिलाई जाए, उनके अत्याचारों से जो जनता है उसको किस प्रकार से जो है आजाद किया जाए। तो यहाँ पे कोशिश करते करते वो नेशनल कन्वेंशन तक आ गए। यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन ने राजा को देशद्रोही करार दे के और उस पे जो है मुकदमा चलाया, और यहाँ पे राजा को फांसी दे दी गई, गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया गया। 21 जनवरी 1793 का दिन था जब राजा की मृत्यु के साथ ही राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत हो गया। और उससे पहले ही जब राजा को फांसी देने की बात की गई थी 16 जनवरी 1793 को, तभी जो है राजतंत्र का हम अंत मान सकते हैं और वहां से गणतंत्र की शुरुआत हम मान सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा फ्रांस पे। सबसे मुख्य प्रभाव जो है यहाँ का जा सकता है कि यहाँ पे राज सत्ता का पूर्ण रूप से अंत हो गया, और यहाँ पे जो गणतंत्र है, लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा चुने गए जो नेता हैं वो सरकार चलाते थे और वो शासन करते थे। तो यहाँ पे हालांकि गणतंत्र जो है गणतंत्र की जो व्यवस्था थी, गणतंत्र की जो सरकार थी वो शासन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे लोगों पे जो है उनके भी अत्याचार और उनके असीमित अधिकारों के कारण लोगों को काफी कठिनाइयां सहन करनी पड़ी। हालांकि ये सब उन्होंने अपने उद्देश्यों को पाने के लिए किया था, और जो है काफी सारे उद्देश्य उन्होंने उन कानूनों का सख्ती से लोगों द्वारा पालन करवा के ही अपने लक्ष्यों को पाया था। तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि क्रांति पे सबसे मुख्य क्रांति का जो प्रभाव था, राजतंत्र का अंत हो गया, राज सत्ता यहाँ पे खत्म हो गई, और सत्ता तो खैर थी ही, राजतंत्र का अंत हो गया, राजसी जो शासन था उसका अंत हो गया, और यहाँ पे गणतंत्रीय शासन शुरू हो गया। दूसरा जो फ्रांस पे प्रभाव आका गया वो था सामंतवाद के अवशेषों का अंत। सामंतवाद के अवशेषों का अंत। जो सालों से चली आ रही जो व्यवस्था थी, जो कुलीनों की व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, जिसमें उच्च कुलीन कहे जाने वाले या पुराने या तलवार के कुलीन कहे जाने वाले जो व्यक्ति थे, जागीरदार थे, सामंत थे, बड़ी बड़ी भूमियों के मालिक थे, बेगार पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति थे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो लोग जो सदियों से तलवार के कुलीन कहलाते थे और जो अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति के मालिक थे, तो इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक होते हुए उन्होंने अपने से नीचे दर्जे के जो लोग थे उन पे हमेशा अत्याचार ही किए। और यहाँ पे लुई 16वें के समय में आते आते इतना ज्यादा अत्याचार उनका बढ़ गया था कि यहाँ पे मध्यम वर्ग के जो तर्क शक्ति रखने वाले तर्कशील लोग यहाँ पे पैदा हुए, तर्कशील लोगों का प्रादुर्भाव हुआ, और उसके प्रादुर्भाव से उन्होंने आम जनता को जागृत करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से आम जनता जब जागृत हुई तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति को जो है न्योता दिया गया। और फ्रांसीसी क्रांति जो कि स्टेटस जर्नल की भीड़ से लेकर के बास्तिल के पतन तक की शुरुआती घटना थी, और एक जो भीड़ ने बास्तिल का जो पतन किया था, बास्तिल के दुर्ग को अस्त व्यस्त किया था, उसी व्यवस्था ने सदियों से चले आ रही सामंतवादी व्यवस्था का पूर्ण रूप से अंत कर दिया और उसके अवशेषों को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। हालांकि यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो राष्ट्रीय सभा थी, तीसरे सदन ने जब राष्ट्रीय सभा की सदस्यता ग्रहण कर ली, अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया, तब जो है
राष्ट्रीय सभा घोषित करने के बाद जो है, जो ऊपर के कुलीन, जो ऊपरी सदन था, कुलीनों का, सामंतों का जो सदन था, वो उनके खिलाफ हो गया। तो यहाँ पे राष्ट्रीय सभा ने जब राष्ट्रीय संविधान सभा अपने आप को बना लिया, तभी उन्होंने जो तलवार के कुलीन थे या जो वस्त्र के कुलीन थे, जो नए नए अमीर बने थे, नए नए सामंत बने थे, उन्होंने पदों को खरीद करके अपने आप को उच्च अधिकारी, उच्च ओहदों के अनुसार ढाला था। तो उनका पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया। उनकी जो संपत्ति थी, उनकी संपत्ति को जो है उन्होंने कब्जे में करने के लिए बहुत सारे कार्य किए और उन पे अंकुश भी लगाए। और यहाँ पे लोगों पे जो अत्याचार करते थे, उससे लोगों को बचाने के लिए काफ़ी कोशिशें की और उन्हीं के कार्यों को आगे व्यवस्थापिका सभा ने आगे बढ़ाया। और फिर जो है, जो नेशनल कन्वेंशन थी, राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसने जो है उनमें और अधिक वृद्धि की। तो इस प्रकार से विभिन्न चरणों में चलने वाली फ्रांसीसी क्रांति ने सदियों से चले आ रहे सामंतवादी व्यवस्था का अंत कर दिया। और यहाँ पे लुई 16वें के समय से लेकर के ये जो 10 साल का टाइम पीरियड था जिसमें क्रांति चली थी, इसमें जो बचे कुचे अवशेष थे सामंतवादी व्यवस्था के, उसको भी धूल चटा दी गई, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया, धूल में मिला दिया गया। तो अगला जो प्रभाव था फ्रांस पे, वो था गणतंत्रीय साधनों की स्थापना। गणतंत्रीय साधनों की स्थापना, गणतंत्रीय साधनों की स्थापना। तो स्टूडेंट्स, गणतंत्रीय साधन मतलब कि जो गण है, लोगों का जो समूह है, यहाँ पे अब उनकी स्थापना हो गई, लोगों को एक अधिकार मिल गया। लोगों को ये कानून ने, संविधान ने ये अधिकार दे दिया कि अब तुम इकट्ठे हो सकते हो, अपनी कोई भी बात है वो सरकार के सम्मुख रख सकते हो एक नेता के द्वारा। यानी कि अब तुम समूह बना सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो, अपने विचार प्रकट कर सकते हो। और विचार प्रकट करने का माध्यम कोई सभा भी हो सकती है, लोगों का जो सम्मेलन है वो भी हो सकता है। अपने विचारों को कहीं न कहीं पे पत्र पत्रिकाओं में लिपिबद्ध करना भी हो सकता है, साहित्य रचना भी हो सकती है। तो उस तरीके से आप लोग जो है अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें और उन अधिकारों का जो है प्रयोग करें। तो यहाँ पे लोगों को जो है लोक प्रभुसत्ता और पृथ्वीकरण के सिद्धांत पे आधारित नियमों की जो है व्यवस्था की, और यहाँ पे लोगों को गणतंत्रीय रूप से, पूर्ण रूप से समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया। और उन्हें मिला ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है उन्हें गणतंत्रीय साधनों की स्थापना में भी मददगार साबित हुआ। अगला जो प्रभाव क्रांति पे देखा जा सकता है, मानव अधिकारों की घोषणा। मानव अधिकारों की घोषणा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब राष्ट्रीय सभा ने 27 अगस्त 1789 को 27 अगस्त 1789 को मानव अधिकारों की घोषणा की, तो उसमें बहुत सारे अधिकार जो है नागरिकों को दिए गए, जैसे कि फ्रांस के सारे नागरिकों को समान समझा जाएगा। उन्हें जो है जो 25 साल से ऊपर है और जो फ्रांस को कर देता है, वो उनको मत का अधिकार उन्होंने दे दिया। पहले तो लोगों को जो है, अमीर लोगों को ही मत का अधिकार था, यहाँ पे जो फ्रांस को थोड़ा बहुत भी कर देता है वो मत डाल सकता था। और यहाँ पे हर व्यक्ति को समान समझते हुए नागरिक से संबोधित किया जाएगा कि वो फ्रांस का नागरिक है, फ्रांस का व्यक्ति है, और इसीलिए जो है वो नागरिक है, ना कि वो छोटा है, बड़ा है, मध्यम दर्जे का है, कुलीन है, तलवार का कुलीन है, पादरी है, ऊंचा वर्ग का है। तो ऐसा कोई भी पद नाम से किसी को संबोधित ना करके नागरिक के रूप में संबोधन होगा। तो मानव अधिकारों की जो ये घोषणा थी, इसने भी जो है ये भी जो है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य प्रभाव साबित हुई। आगे इसी में और ज्यादा सुधार करते हुए व्यवस्थापिका सभा ने काम किया और अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से जो है नेशनल कन्वेंशन ने पाया। नेशनल कन्वेंशन ने जो है मानव अधिकारों के घोषणा में जो घोषणाएं की गई थी, वास्तविक रूप में नेशनल कन्वेंशन ने उनको पूरा किया, क्योंकि यहाँ पे जो
पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय सभा ने जो घोषणा की थी कि हर व्यक्ति समान है, सबके लिए समान अधिकार हैं, सभी लोगों को समान रूप से कानूनों का पालन करना है और सभी समान रूप से न्याय प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो वोट देने का अधिकार तो सबको नहीं था। जब वो अपने सदस्य ही नहीं चुन सकते तो सभी के लिए समान कानून कैसे हो गए? सारे ही लोग किस दायरे में समान हैं? तो वो समान नहीं थे, उनमें भी फर्क था। जो वोट देने वाले थे, जो 25 साल से ऊपर थे और जो है कुछ कर देते थे, वो लोग तो जो है वोट दे सकते थे। और उस समय की यदि आंकड़ों को हम देखें तो डेटा के अनुसार 2,60,000 की जनसंख्या वाला फ्रांस देश, उसमें से 43 लाख लोग ही जो है मतदाता थे। तो यहाँ पे इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को उनके जो मत का जो अधिकार है उससे वंचित कर दिया गया था। तो मानव अधिकारों की घोषणा जो राष्ट्रीय सभा ने की थी उसको जो है नेशनल कन्वेंशन ने पूरा किया। समानता का नागरिकों को दर्जा दिया गया और प्रत्येक व्यक्ति के लिए नागरिक शब्द यूज किया गया। अब जो है हर व्यक्ति कानून के सामने समान था। और यहाँ पे जो है डायरेक्टरी ने तो ये निर्धारित कर दिया कि जो ये मानव अधिकारों की घोषणा राष्ट्रीय सभा ने की थी वो जो है पूर्ण रूप से अब लागू की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति जो वयस्क था वो मत देने का अधिकारी था। पहली बार वयस्क मताधिकार जो है फ्रांस ने जो नेशनल कन्वेंशन था, राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसके समय पे उसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य प्रभाव जो है इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मानव अधिकारों की घोषणा को सफलतापूर्वक लागू किया गया और लोगों को समानता स्वतंत्रता दी गई। अगला जो प्रभाव है फ्रांसीसी क्रांति का वो है शासन व्यवस्था में सुधार। शासन व्यवस्था में सुधार। तो यहाँ पे शासन व्यवस्था में सुधार किया गया। जैसे कि हमने पढ़ा है कि फ्रांस जो देश है उसको 83 प्रांतों में बांटा गया। 83 प्रांतों को आगे कैंटनों में बांटा गया और फिर कैंटनों को आगे कम्यूनों में बांटा गया और कम्यूनों को आगे फिर गांवों में बांटा गया। तो इस प्रकार से बांट करके जो है शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है सबसे बड़ी इकाई फ्रांस देश था और फ्रांस देश को 83 प्रांतों में 83 भागों में बांट दिया गया। 83 प्रांतों को कैंटनों में बांट दिया गया और विभिन्न कैंटनों को कम्यूनों में, और यहाँ पे उसके बाद कम्यूनों को गांव में बांट दिया गया। और यहाँ पे छोटी से छोटी इकाई से लेकर के जो है शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई व्यवस्था थी। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं, अगला जो प्रभाव था वो था न्यायिक व्यवस्था में सुधार। न्यायिक व्यवस्था में सुधार। यहाँ पे न्याय में भी उन्होंने काफी सारे सुधार किए। न्याय में सुधार करने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से कोशिश की। तो न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए मुख्य रूप से कोशिश उनकी ये थी कि जैसे हमने देखा पहले पद जो थे खरीदे और बेचे जाते थे, चाहे वो ऊंचे पदों को लगा लो, चाहे वो जो है पादरियों के पदों को लगा लो, या फिर जो न्याय के जो मुख्य अधिकारी थे, जो न्यायालय में बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके पद खरीदे और बेचे जाने लगे। हालांकि ये चीजें जो है फ्रांस की आर्थिक जो स्थिति थी, आर्थिक जो संकट था उसको दूर करने के लिए किया गया था, लेकिन वो चीजें गलत थी जिसके कारण से अयोग्य व्यक्ति जो है न्याय तंत्र था उसमें भर्ती होते चले गए, योग्य व्यक्तियों को उसमें स्थान नहीं मिला, जिसके कारण से दिन प्रतिदिन जो है न्याय व्यवस्था दूषित हो गई थी। तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के ये प्रभाव पड़े कि यहाँ पे न्याय व्यवस्था सुधर गई। अब जो है राष्ट्रीय सभा ने उसमें पहली कोशिश की न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए और संविधान में न्यायिक सुधार किए गए। विवाह और तलाक के लिए जो है कुछ नए नियम बनाए गए। लोगों की मतदाता की जो आयु थी वो निर्धारित कर दी गई और जो विभिन्न जो कर देने वाले लोग थे उन पे से विभिन्न करों पे से प्रतिबंध हटा दिए गए। यहाँ पे विभिन्न न्याय संबंधी सुधार किए गए और ये भी निर्धारित किया गया कि किसी भी व्यक्ति को पैसे के आधार पे जो है न्याय नहीं दिया जाएगा, न्याय महंगा नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति के लिए न्याय समान होगा और न्याय निःशुल्क होगा। तो न्याय व्यवस्था में सुधार का जो कार्य था वो जो है आगे नेशनल कन्वेंशन ने पूरा किया। यहाँ पे
उन्होंने 2 समितियां बनाई थी, सामान्य सुरक्षा समिति और लोक सुरक्षा समिति। लोक सुरक्षा समिति में 21 सदस्य थे। 21 सदस्यों की समिति ने जो है लोगों के सुरक्षा के लिए कार्य करने थे और यहाँ पे इसने अधिकारों का दुरुपयोग किया और जो विद्रोही थे, राजतंत्र के जो समर्थक थे, उनको बड़ी ही जो है कठोरता से उनका दमन किया। एक जो सामान्य सुरक्षा समिति थी, 12 सदस्यों की एक कमेटी थी। इसका काम जो है आधुनिक पुलिस की तरह जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना था, लेकिन यहाँ पे ये भी जो है कोड ऑफ सस्पेक्ट, यानी कि किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पाने के कारण जिस पे उन्हें संदेह होता उनको जो है कैदी बना लेते और उसके बाद जो है उन पे अभियोग चलाया गया। तो इस प्रकार से राजतंत्र की पूर्ण रूप से राजतंत्र के जो समर्थक लोग थे उनके द्वारा किए जाने वाले विद्रोह को दबाने के लिए इन संस्थाओं का निर्माण किया गया था और यहाँ पे इनका साथ देने के लिए क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की गई थी। आम जनता के लिए जो न्याय की सुविधाएं थी वो निःशुल्क मुहैया करवाई जा रही थी और उनके लिए कानूनों को, न्याय व्यवस्था को सरल बना दिया गया था। तो न्याय व्यवस्था में पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा सुधार किए गए। अगला जो प्रभाव था वो था सैनिक व्यवस्था में सुधार। सैनिक व्यवस्था में सुधार। तो यहाँ पे जो है क्रांति के विभिन्न चरणों में सैनिक व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए गए। हालांकि सैनिकों की भर्ती पहले जो है केवल राजा क्या था, सामंतों पे और जागीरदारों पे सेना के लिए निर्भर रहता था, लेकिन यहाँ पे जब से राष्ट्रीय सभा अपने वास्तविक ओहदे में आई थी, जब तक अपने वास्तविक रूप में आई थी, उसके बाद उसकी कोशिशों से संविधान निर्माण हुआ और जिनके चलते उनको काफी सारे जो है विद्रोहों का सामना भी करना पड़ा। आगे व्यवस्थापिका के रूप में जो स्थापित संस्था थी और फिर नेशनल डायरेक्टरी थी, उनको तो जो है काफी सारे युद्धों का सामना भी करना पड़ा। उसके लिए जो है उन्होंने योग्यता के आधार पे सैनिकों को भर्ती किया। यहाँ पे जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जब विभिन्न देशों का गठबंधन हो गया और उन्होंने मिलकर के फ्रांस के लोगों पे आक्रमण करने की सोची, तो कार्नोट नाम का एक मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया। उसने जो है बड़े ही ओजस्वी शब्दों से लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को जो है जागृत किया। राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करते हुए उसने योग्यता के आधार पे 5 लाख की जो है सैनिकों की भर्ती की और उन 5 लाख सैनिकों को भर्ती करने के बाद भी आम नागरिकों के लिए घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर के राष्ट्र के लिए जो है कुछ करना चाहता है तो वो सेना में भर्ती हो सकता है। और उसने जो है कुशलता पूर्वक अपना जो व्यक्तिगत अपनी जो है पार्टिसिपेट करते हुए उसने उन लोगों को प्रशिक्षण दिया, कुशल बनाया। तो इस प्रकार से सैनिक व्यवस्था जो पहले थी उसमें वो जागीरदारों की, सामंतों की सेना होती थी, छोटी छोटी टुकड़ियां वो राजा को देते थे बदले में और राजा जो है उनको जागीरदार या सामंत बनाता था, एक बड़ी भूमि का टुकड़ा उनके अधीन करता था। लेकिन उस व्यवस्था में काफी सारे दोष थे, अलग अलग तरीके से लड़ते हुए सेना वो राजा को जो है जीत कम और हार ज्यादा मुहैया करवाती थी। तो यहाँ पे सैनिक व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए जाने से उनकी जो वेतन था, उनके जो भत्ते थे, उनके जो रहन सहन था, कपड़े थे, उनमें जो है एक निश्चितता आ गई थी कि इतना तो सैनिकों को मिलेगा ही मिलेगा, जिससे सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई और सैनिक व्यवस्था में बहुत सारे सुधार फ्रांसीसी क्रांति के कारण देखने को मिले। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यम शक्ति का उदय, मध्यम वर्गीय शक्ति का उदय। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे शुरू से ही हम देख रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत थी, ये जो क्रांति है वो मध्यम वर्ग की क्रांति है, क्योंकि तीसरा जो दल था, साधारण जो सदन था, उसने ही अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित किया था और उसके द्वारा अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित करने के कारण ही ये जो क्रांति है मध्यम वर्गीय, बुर्जुआ वर्गीय क्रांति कहलाई थी। तो यहाँ पे मध्यम वर्गीय लोगों ने क्रांति की शुरुआत की, क्रांति को दर बदर चरण से जो है हर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया, जिसके कारण से इस क्रांति को विभिन्न इतिहासकारों ने मध्यम वर्गीय क्रांति का नाम दिया है। उसका जो अगला जो प्रभाव था वो है शिक्षा व साहित्य का विकास। तो जैसे कि हमने पढ़ा है क्रांति को पढ़ते समय शिक्षा व
साहित्य का विकास। क्रांति को पढ़ते समय जो है हमने देखा है कि कैसे जो है नेशनल कन्वेंशन ने अपने उद्देश्यों अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न सुधार किए। 3 भागों में शिक्षा की व्यवस्था की गई, प्राथमिक, माध्यमिक और फिर उच्च शिक्षा। यहाँ पे व्यवसायिक शिक्षा का भी प्रावधान था और अध्यापक अच्छी किस्म के मिले, इसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए और टेक्निकल शिक्षा भी जो है विद्यार्थियों को मुहैया करवाई जाती थी। जो इसके लिए जो है बहुत सारे पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस खोले गए। तो यहाँ पे शिक्षा में सुधार किया गया। साहित्य के लिए विकास के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जो है नेशनल कन्वेंशन कारागार साबित हुई। उन्होंने बहुत सारे जो साहित्य अकादमी थी उनकी स्थापना की और यहाँ पे संग्रहालयों की स्थापना की गई, जिसमें पुराना साहित्य की पुस्तकें और जो नए साहित्यकार थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी थी। इस प्रकार से संग्रहालयों की स्थापना और जो साहित्य अकादमियों की स्थापना ने जो है नए पुराने साहित्य का जो सम्मिश्रण था वो फ्रांस के लोगों के सामने पेश किया। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हुए और फ्रांसीसी क्रांति के तहत साहित्य का भी विकास हुआ। अगला जो मुख्य प्रभाव देखा जा सकता है धार्मिक परिवर्तन कि धर्म में यहाँ पे क्या परिवर्तन आया, फ्रांसीसी क्रांति का धर्म पे क्या प्रभाव पड़ा। पहले हम देख रहे थे कि जो पादरी थे वो विलासी थे और वो जो है बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी थे, क्योंकि चर्च धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भूमि का मालिक बन गया था। और यहाँ पे एक विद्वान ने कहा भी है कि चर्च जो फ्रांस का जो चर्च था वो अपने आप में ही एक राज्य था, यानी कि उसके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति थी, इतनी ज़्यादा भूमि थी कि वो अपने आप में ही एक राज्य की तरह था। और उसके द्वारा लगाया जाने वाला आय का दशांश भाग टाइथ नामक कर, टीथ भी उसको कहा गया है, टीथ या टाइथ नामक जो कर था कि आय का 10वां भाग चर्च के हिस्से का है, चर्च को जो है लोग देंगे। तो यहाँ पे टीथ के कारण से आम जो जनता थी वो तो परेशान थी और जो चर्च था वो जो है दिन प्रतिदिन बड़ी संपत्ति का मालिक बनता जा रहा था। तो जैसे ही जो है राष्ट्रीय सभा सत्ता में आई और टाइथ जो कर था वो हटवा दिया गया। धीरे धीरे करके व्यवस्थापिका सभा ने भी चर्च पे अंकुश लगाए और यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन ने तो पूरी तरह से चर्च की और पादरियों की जो संपत्ति थी उसको जो है जब्त कर लिया गया और उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। जो सिविल संविधान जो है राष्ट्रीय संविधान सभा ने बनाया था उसको लागू कर दिए गए। उसके नियमों के तहत ही अब पादरियों को अपना जीवन यापन करना था। तो यहाँ पे धार्मिक सुधार देखा जा सकता है। उसके बाद किसानों की अवस्था की बात करते हैं। यहाँ पे सामंतों का पतन हो गया था और सामंतवादी व्यवस्था का पतन होने के कारण कृषि में जो है विभिन्न जो संस्थाएं थी इनके द्वारा किए गए सुधारों के कारण और जो पुरानी व्यवस्था थी उनके अत्याचारों से मुक्ति के कारण किसानों ने राहत की सांस ली और अपनी जो दयनीय स्थिति थी उससे उबर कर जो है उनका उत्पादन बढ़ा। अब वो अच्छा जीवन जीने लगे और जो है उनकी जीविका उपार्जन के साधन बढ़ते गए। यहाँ पे जो है वो अब अपनी भूमि के मालिक बन गए थे, संपत्ति रख सकते थे और विभिन्न प्रकार के 40 करों से उनको मुक्ति मिल गई। और यहाँ पे केवल जो है उनको एक ही तरह का कर देना था और वो था भूमि कर या फिर अपना आय कर। तो इसके बाद जो है किसानों की दशा में भी काफी सुधार हुआ। आर्थिक समृद्धि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विभिन्न संस्थाओं ने समय समय पर अपने कार्यों अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए जो पादरी वर्ग था या जो प्रवासी थे जो फ्रांस से विभिन्न देशों में चले गए थे, यहाँ पे उनकी संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया गया, चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। यहाँ पे जो अमानवीय तरीके से कमाई गई जितनी भी संपत्ति थी उसको जब्त करके राज्य की जो संपत्ति था वो मान लिया गया, उसकी नीलामी कर दी गई। और यहाँ पे प्रवासियों को किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया उनकी जो संपत्ति के एवज में। तो यहाँ पे हर व्यक्ति जो है समान संपत्ति का अधिकारी हो, इसलिए भी उन्होंने भरपूर प्रयास किए। तो यहाँ पे आर्थिक संपन्नता की भी हम बात कर सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने जो है फ्रांस को आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाया। आगे बात करते हैं हम अराजकता और रक्तपात की। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जब नेशनल कन्वेंशन सत्ता में आई, जैसे वो अपना कार्य करती गई ना, तो रॉबेस्पियर के नेतृत्व में जो गणतंत्रीय दल था तो उन्होंने जैसे ही लोक सुरक्षा समिति और लोक प्रशासन समिति
इन जो संस्थाओं का निर्माण किया था, इन संस्थाओं ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और रही सही कसर निकाल दिया गया क्रांतिकारी न्यायालय ने। तो जिसके कारण विभिन्न बेगुनाह लोग भी जो है मौत के घाट सुला दिए गए और जिसके कारण राज्य में जो है उस समय को आतंक का राज्य, आतंक की आत्मा कहा गया। और यहाँ पे 1794 में दांतो रॉबेस्पियर की मृत्यु के बाद उस आतंक के राज्य की अंत हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। तो उस समय पे इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ, इतनी ज़्यादा अराजकता फैल गई कि पूरे राज्य में जो है उस समय लोग आतंकित थे, अराजकता से परेशान थे। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस पे काफ़ी अच्छे प्रभाव छोड़े, लेकिन कोई भी जो क्रांति है वो अच्छे प्रभावों के साथ अराजकता और रक्तपात का जो माहौल है वो जरूर क्रिएट करती है, जो फ्रांसीसी क्रांति में भी हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारे जो बेगुनाह लोग थे उनको भी जो है मौत की नींद सुला दिया गया और अराजकता का और रक्तपात का जो माहौल था वो फ्रांसीसी क्रांति ने भी जो है लोगों को दिया। यहाँ पे बहुत सारे निर्दोष लोगों की भी जाने गई। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की है फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस पे प्रभावों की। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के जो यूरोप पर थे वो क्या प्रभाव पड़े और विश्व पे फ्रांसीसी क्रांति ने क्या प्रभाव डाले, विश्व को जो है किस प्रकार से प्रभावित किया। तो आज के लेक्चर में जो भी पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं कि राजसत्ता का अंत हो गया, मानव अधिकारों की स्थापना हो गई, आर्थिक रूप से संपन्न हो गया फ्रांस, धर्म की जो स्वतंत्रता थी वो लोगों को मिल गई, यहाँ पे तर्क के आधार पे लोगों ने तर्क को ही धर्म मान लिया और जो चर्च थे वो तर्क के मंदिर में तब्दील हो गए, शिक्षा और साहित्य का विकास हुआ। तो विभिन्न किसान जो पुराने समय से अत्याचार सहन करते आ रहे थे उनकी स्थिति में सुधार हुआ, कृषि में सुधार हुआ। तो यहाँ पे ये जो विभिन्न प्रभाव हमने पढ़े फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस पे, उनको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम फ्रांसीसी क्रांति के यूरोप पे और विश्व पे क्या प्रभाव पड़े उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।